बच्चों, विश्व प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी का नाम तो सबने सुना होगा। उन्होंने अपने जीवन में कितने कीर्तिमान स्थापित किए, कितना अच्छा खेलते हैं वो, कितने लोगों ने, कितने सारे खिलाड़ियों ने उन्हें अपना आदर्श बनाया है। अपने खेल जगत में उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की, बहुत नाम कमाया। तो आपको क्या लगता है कि यह सब बहुत आसान था? बड़ी आसानी से वो इस स्तर पर पहुंच पाए? नहीं, इस स्तर पर पहुंचने के लिए उन्होंने न जाने कितना परिश्रम किया होगा, संघर्ष किया होगा। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, उसमें हम सचिन तेंदुलकर जी के जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल करना कोई हंसी खेल नहीं होता। हमें संतुलन बनाकर रखना पड़ता है, एक नियम में बंधना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, जैसा कि उन्होंने किया था। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। पाठ का नाम है एक खिलाड़ी की डायरी से। तो मेरे साथ साथ आप लोग बोल बोल कर पढ़िए। भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में खेलों का मौसम जोरों पर है। मैं तो लगभग बचपन से ही खेलता रहा हूँ। चाचा कहते हैं कि बोलना शुरू करने से पहले ही मैंने 3 पहियों की साइकिल चलाना शुरू कर दिया था। यानी बचपन से ही उन्हें खेलों में दिलचस्पी थी। कपड़े कूटने की थापी मेरा प्रिय बल्ला रही है और गेंदबाजी का यह आलम था कि अपने और पास पड़ोस की खिड़कियों के शीशे तोड़ने का मेरा रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ सके। यानी सचिन तेंदुलकर जी बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो कपड़े धोने की थापी, एक लकड़ी का डंडा सा होता था जिससे पहले महिलाएं कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करती थी। उसको कपड़ों पर ज़ोर ज़ोर से मारा जाता था जिससे कपड़ों की मैल निकल जाती थी। तो उसका आकार भी क्योंकि बैट की तरह होता है तो छोटे बच्चे उसे ही अपना बैट बनाकर खेलते हैं। तो सचिन तेंदुलकर जी भी ऐसा करते थे बचपन में और उन्होंने बताया कि ऐसी गेंदबाजी करते थे कि वो पास पड़ोस के घरों के शीशे तो लगभग टूटते ही रहते थे और जितने शीशे उन्होंने तोड़े शायद किसी ने नहीं तोड़े होंगे। स्कूल में भी खूब खेला, ऐसा खेला कि पढ़ाई में पिछड़ा ही रहा। मुझे भी केवल मैट्रिक पास करना था, कौन सी नौकरी करनी थी। पर उस दिन तो आश्चर्य हुआ ही। आज भी आश्चर्य है कि मैं अच्छे सेकंड डिवीज़न में पास कैसे हो गया। यह कैसे पास हो गया, सबकी ज़ुबान पर यही सवाल था। ऐसे मुझे फेल होना चाहिए था। यानी क्योंकि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते होंगे, पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते होंगे, तो उनके पास हो जाने पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सबको लगता था कि ये तो पास ही नहीं हो पाएगा। सबकी ज़ुबान पर यही सवाल था, जैसे मुझे फेल हो जाना चाहिए था। खैर, एक बात है जिसकी वजह से मैं पास हो गया, वह यह है कि मुझे पाठ बार बार नहीं पढ़ना पड़ा, कोई नियम बार बार नहीं समझना पड़ा। एक बार पढ़ा, समझा कि दिमाग में बैठ गया। लेकिन परीक्षा में तो लिखकर बताना पड़ता है कि बात समझ में आ गई है, और लिखना ज़रा कठिन और अभ्यास सिद्ध काम है। यानी तेंदुलकर जी कह रहे हैं, उनका मानना ये है कि उनके पास हो जाने का कारण ये था कि उन्हें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है। एक बार पढ़ लेते हैं तो याद हो गई, उन्हें दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ता, उनका दिमाग इतना तेज़ है। तो केवल पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी, हर जगह जहाँ भी कोई नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, कुछ सीखने की बात होती है, तो उन्हें बार बार अभ्यास भी नहीं करना पड़ता है, वो तुरंत ही सीख जाते हैं। पर एक बात वो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें लिखना ज़रा मुश्किल लगता था, कठिन लगता था, उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो जिस वजह से उन्हें पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि खेल और पढ़ाई में संतुलन हो, सभी खेलें और सभी पढ़ें। यानी वो खेल और पढ़ाई दोनों को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि खेलना और पढ़ना दोनों ही
हमारे जीवन के अंग होने चाहिए। हम केवल खेलते रहें, पढ़ाई पर ध्यान न दें, या केवल पढ़ते रहें, खेलें नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। यह जो 1000 विद्यार्थियों में केवल 100 सवा 100 विद्यार्थियों को ही खेलों में अटकाए रखने वाली बात है, यह बिल्कुल गलत है। स्कूलों में खेलकूद अनिवार्य विषय हो, अनिवार्य मतलब नेसेसरी हो जाना चाहिए, किसी की चॉइस नहीं होनी चाहिए, ये चुनाव का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि खेलने का विषय सबके लिए ज़रूरी कर देना चाहिए। खेलने का नियमित और निरंतर अभ्यास कराया जाए और पढ़ाई की कीमत पर खेलों को समय न दिया जाए तो शायद यह अच्छी बात होगी। यानी कि पढ़ाई और खेल दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। स्कूलों में इस तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए। एक हफ्ते से हमारे क्लब में एशियाड 1986 पर चर्चा चल रही है। एशियाड में हम खेले और खूब पिटे, वह तो बहनों ने लाज रख ली या खजान सिंह ने आंसू पोंछ दिए, परंतु कुल मिलाकर शर्मिंदगी ही तो पल्ले पड़ी। कितना बड़ा देश, अगर लाख पीछे एक के हिसाब से चोटी का खिलाड़ी पैदा किया जाए तो 700-800 चोटी के खिलाड़ी आसानी से मुकाबलों में खड़े हो सकते हैं। एशियाड खेलों में क्रिकेट में हमें भारी हार का सामना करना पड़ा था। तो सचिन तेंदुलकर जी बता रहे हैं कि उस समय कुछ खिलाड़ियों ने थोड़ी सी हमारी इज्जत बचा ली। तो यदि इतने बड़े देश में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे तो जब भी कभी मुकाबले का समय आएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेले जाएंगे, तो हमारे देश के बहुत से खिलाड़ी होंगे जो अच्छा प्रदर्शन करके हमारा मान रख पाएंगे। तो दिक्कत कहाँ है? क्या हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण नहीं मिलता? क्या उन्हें ठीक खुराक नहीं मिलती? क्या कोई भाई भतीजावाद खिलाड़ियों के ठीक चयन में बाधा डाल रहा है? क्या हमारे खिलाड़ियों के मनोबल में कमी है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हाँ में है। इसके अलावा दल भावना के अभाव का ग्रहण भी हमारे खिलाड़ियों को लग गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर समस्या है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने पर भी लोग अपने बच्चों को खेलों में आगे क्यों नहीं आने देते, या फिर चाहते हुए भी कुछ बच्चे अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाते। तो इसके लिए तेंदुलकर जी ने बहुत सारे कारण बताए हैं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े किए हैं कि क्या प्रशिक्षण नहीं मिलता, या अच्छी खुराक नहीं मिलती, या फिर जान पहचान से ही केवल आगे आया जा सकता है, या बच्चों में मनोबल की कमी है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि ये सारे कारण जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से हमारे देश के युवा या हमारे देश के बच्चे अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाते। और इसके अलावा जब दल बन भी जाता है खिलाड़ियों का, तो उसमें हर कोई अपने लिए सोचता है, अपनी टीम के बारे में। टीम की जो स्पिरिट होनी चाहिए वो उसमें नहीं नज़र आती। अस्तु, खेलों को प्रोत्साहन कैसे मिले? हमारे अर्जुनों को संसार में भी मान्यता कैसे मिले? कैसे सारे नवयुवकों के बल, बुद्धि, साहस, चातुर्य और संकल्प का पता संसार को चले? चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया ने खेलों में ही श्रेष्ठता सिद्ध नहीं की है, बल्कि उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बना ली है। इन प्रश्नों का कोई उत्तर ढूंढना ही पड़ेगा। सारी समस्याओं का हल खोजना ही होगा। यानी जब हमारे देश में इतने सारे नवयुवक, नौजवान होते हुए भी अच्छे खिलाड़ियों की कमी है, तो इसका हमें कारण बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा और उसे दूर करना पड़ेगा। यानी कि अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करना देश की, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हमारे देश के अर्जुनों, यानी कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर अर्जुन जैसी लक्ष्य को साधने की योग्यता है, कौशल है, अगर वो भी आगे नहीं आ पाते हैं, देश के आगे, संसार के आगे अपने कौशल को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। तो हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे नौजवानों में कितना कौशल छुपा हुआ है, उसको सामने लाना तो बहुत ज़रूरी है। अन्य देशों के, जैसे यहाँ पर उन्होंने चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया के बारे में बताया कि उन्होंने खेलों में ही श्रेष्ठता हासिल नहीं की, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना ली है। तो हम ऐसा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका उत्तर तो हमें ढूंढना पड़ेगा।
आज भारतीय खेलों का इतिहास पुस्तक हाथ लग गई। हॉकी में हम तब भी विश्व विजयी थे जब हम अंग्रेजों के अधीन थे। तब गामा विश्व का सर्वश्रेष्ठ पहलवान था। रणजी और दिलीप दोनों चाचा भतीजे क्रिकेट जगत के हीरो थे। दादा ध्यान सिंह और उनके भाई रूप सिंह की हॉकी ने संसार को चकित कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराकर विजय घोषणा की। फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह, मोरोमियो और श्री राम सिंह अच्छे धावक रहे हैं। कमलजीत संधू ने दौड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारतीय धाविकाओं के लिए स्वर्ण पदकों का द्वार खोल दिया। गीता जुत्शी, बाल सम्मा, उड़न परी पीटी ऊषा को इससे प्रोत्साहन मिला। कुश्तियों में गणपति अंदालकर, मारुति माने, करतार सिंह और सतपाल जाने माने नाम हैं। परंतु फिर वही परंतु एक प्रश्न बनकर सामने आ खड़ा होता है। इसे तो सुलझाना ही होगा। ये परंतु क्या है कि परंतु का मतलब ये है कि लेकिन फिर भी भारत में अच्छे खिलाड़ियों की कमी है। और वो कमी क्यों है? क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही बच्चों को खेलने कूदने के कम अवसर मिलते हैं, या उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, या शिक्षा के सामने खेलों को कम समझा जाता है। तो ये हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोचता हूँ मुझे खेलने का शौक न होता तो क्या होता। तब शायद मुझ में कुछ कमी रह जाती। खेलों ने मुझे धैर्य दिया है। मैं एकाएक उखड़ता नहीं। इससे मानसिक संतुलन बना रहता है। खेलों ने मुझे हार जीत और लाभ हानि को गंभीरता से न लेना सिखाया है। देखो बच्चों, सब चीज़ों से, हर बात से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। खेल केवल एक शौक नहीं होते हैं, या खेल कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं होते हैं, या फिर केवल नाम कमाने का साधन नहीं होते हैं, बल्कि खेलों से हमारे व्यक्तित्व में ही, हमारी सोच में ही परिवर्तन आ जाता है, सुधार आ सकता है। जैसे सचिन जी बता रहे हैं कि खेलों के माध्यम से उन्हें, उनके अंदर धैर्य आया, उन्हें संतुलन में रहना आया, और उन्होंने ये सीखा कि कभी भी हार जीत, लाभ हानि में बहुत ज़्यादा विचलित ही नहीं हो जाना चाहिए। दोनों को एक समान रूप से स्वीकार करना आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हार जीत, लाभ हानि खेलों में होता है, ऐसे ही ज़िंदगी में होता है। तो जिसने खेलना सीख लिया उसने ज़िंदगी को जीना सीख लिया। इसमें जीवन समरस बना रहता है। समरस मतलब एक समान। हर चीज़ में हम आनंद लेना सीख जाते हैं। खेलों ने लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया है। मैं समझता हूँ लक्ष्य की प्राप्ति का इतना महत्व नहीं जितना कि लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय के साथ और स्पष्ट मस्तिष्क के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहने का है। ये बहुत अच्छी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है यहाँ पर, कि ये खेलों के लिए या पढ़ाई के लिए या ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि लक्ष्य पर पहुंच जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण ये होता है कि हम लक्ष्य की ओर किस तरह से बढ़ रहे हैं। अपनी मंजिल की तरफ ही हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। हम किस रास्ते से, किस तरह से मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। आसमां से परे आसमां और भी हैं। केवल यह आसमान की ऊंचाई की अंतिम सीमा नहीं है। यानी किसी एक लक्ष्य को केवल निर्धारित कर लेना, उसको प्राप्त कर लेना, यहाँ अंत नहीं हो जाता। उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ हमने सीखा, वो हमें सदैव जीवन का सामना, जीवन में आगे बढ़ते रहने के काबिल बनाता है। खेल मेरी कमजोरी है। 5 बजे नहीं कि जैसे कोई मुझे मैदान या कोर्ट में खींच ले जाता है। खेल मेरी जिंदगी है। अगर किसी दिन खेलूं नहीं तो चेहरे पर मुर्दनी सी छा जाती है। पर मैं खेलता हूँ खेलने के लिए, शील्ड या मेडल के लिए नहीं। खेल को व्यवसाय बनाना मुझे पसंद नहीं। तो सचिन तेंदुलकर जी ने इन थोड़े से शब्दों में इतनी गहरी गंभीर बातें हमें समझा दी हैं कि उनमें से अगर हम एक बात को भी अमल कर लेंगे, एक बात को भी गहराई से समझ लेंगे, तो हम जीवन में
आगे बढ़ते रह सकते हैं और अपनी मंजिलों को पाते हुए बहुत कुछ नया नया सीख सकते हैं। तो बच्चों, क्या सीखा कि जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को खुद ही एक अनुशासन में बांध लीजिए, नियम से काम करिए। पढ़ाई करना है, खेलना है, भोजन है, आराम है, हर चीज़ के लिए वक्त निकालिए। जो भी आपका रुचि का क्षेत्र है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई खिलाड़ी बने, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई संगीतकार बन जाए। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, पहले उसको पहचानिए और फिर उसके लिए प्रयास करना शुरू कीजिए। पर याद रखिए कि कोई भी क्षेत्र आप चुने, पढ़ाई हर क्षेत्र में ज़रूरी है। तो पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और अपना जो रुचि का क्षेत्र है उसको भी विकसित करना है, और साथ साथ अपने आप को स्वयं अनुशासन में बांधकर रखना है। क्योंकि अनुशासन जो है बच्चों, ये सफलता की सीढ़ी होती है। कोई भी काम हो, केवल पढ़ाई नहीं, कोई भी काम हो, यदि हम अनुशासन में रहकर काम करेंगे तो हम अवश्य सफल होते जाएंगे। और आप ही के लिए नहीं, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसे किसी न किसी रूप में अपने जीवन में नियमों को, नियमों का पालन या अनुशासन में तो रहना ही पड़ता है और रहना ही चाहिए।